आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि सीटेट साइंस पेपर 2 में पूछा गया है। ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने कितने सही आंसर किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 wires forming the open ends of a circuit consisting of a bulb and an electric cell are dipped in the following liquids one by one and it is noted whether the bulb in the circuit glows or not. So यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमको एक बल्ब दिया गया है, ठीक है, और एक सेल दिया गया है, ठीक है, और इनके जो फ्री एंड्स है उनको बारी बारी से A, B, C और D जो लिक्विड है उसमें डिप किया जा रहा है। डिप करने से जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी नोट किया जा रहा है कि कौन से सॉल्यूशन में जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है और किस में वो ग्लो नहीं कर रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके जो फ्री एंड्स है ये किसी ऐसे चीज़ के कांटेक्ट में नहीं है या ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो फ्री एंड्स है इनको हम लिक्विड्स में डिप करेंगे और अगर वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और अगर वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। सो ये वाला जो पार्ट है ये दर्शाता है बल्ब, ये वाला जो पार्ट है ये दर्शाता है इलेक्ट्रिक सेल जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होती है। सो अगर हम देखेंगे कि लिक्विड ए में जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, बी में नहीं कर रहा है, सी में भी नहीं कर रहा है और डी में वो फिर से ग्लो कर रहा है। तो अगर हम देखें कौन कौन से यहाँ पर लिक्विड्स मौजूद है ऑप्शन 1 में, सो ऑप्शन 1 में बताया गया है जो ए वाले लिक्विड है वो है कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है CuSO4। सो लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि ये डिसोशिएट कर जाएगा Cu+2 आयन में और SO4-2 आयन में, और ये आयंस के वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करेगी और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो ये बात तो सही है। 2 में शुगर सॉल्यूशन बताया गया है। सो क्योंकि इसमें कोई भी आयंस मौजूद नहीं होते हैं तो ए जो है वो शुगर सॉल्यूशन तो नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। सेम जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है। सो डिस्टिल्ड वाटर में भी कोई भी आयंस मौजूद नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सो ऑप्शन 2 और 3 यहीं पे क्रॉस हो जाते हैं क्योंकि ए का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, जो ऑब्जर्वेशन है उस मुताबिक ये नहीं जा रहा है। फिर आते हैं हम फोर्थ वाले ऑप्शन में जहाँ पर सॉल्ट वाटर दिया गया है। सो सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- आयन में डिसोशिएट करेगा लिक्विड स्टेट में और इन आयंस के प्रेजेंस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। सो अभी हम 1 और 4 को मानकर चलेंगे। अब देखते हैं कि सेकेंड वाले में क्या हो रहा है। बी वाले लिक्विड में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सो पहले ऑप्शन में शुगर सॉल्यूशन बताया गया है तो जो कि सही है क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में कोई भी आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट फोर्थ वाले ऑप्शन में हमको जो सॉल्यूशन एज बी बताया गया है वो है कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी क्योंकि हमको यहाँ पर आयंस मिल रहे हैं Cu+2 और SO4-2। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो बल्ब तो ग्लो करनी चाहिए, बट यहाँ पे बी वाले में बल्ब ग्लो नहीं कर रही है तो ये वाला ऑप्शन भी पूरा क्रॉस हो जाएगा क्योंकि जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिक्विड्स का नाम दिया गया है वो ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं खा रही है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो एक बार देख भी लेते हैं। सी वाले में बल्ब ग्लो नहीं कर रही है क्योंकि उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, जो कि सही बात है। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस मौजूद नहीं होते हैं तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं। और डी वाले में बल्ब ग्लो कर रही है क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट वाटर है। सो हमको 2 आयंस मिलेंगे Na+ और Cl-, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। सो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन का जो हिंदी वाले में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। आगे अगर क्वेश्चन 2 पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज। सो दूध से दही बनना ये कैसा चेंज है। तो सबसे पहले अगर हम देखें
कि जब दूध से दही बनता है, दूध की प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, और कर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी है, ये डिफरेंट है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मिल्क है, जो कि ओरिजिनल चीज़ थी, उससे हमको क्या मिला, एक नया चीज़ मिला, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड है। ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होती है और जो न्यू सब्सटेंस हमको मिलती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका, उससे हटके होती है। तो ऐसा कहाँ पे नज़र आता है? ऐसा नज़र आता है केमिकल चेंजेस में। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि हमको दूध से दही तो मिल गया, बट क्या हमको दोबारा दही से दूध मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। तो इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है? हमको ए से बी तो मिल गया, बट बी से दोबारा ए की ओर जाना संभव नहीं है। तो इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। दूध से दही बनना या दूध का दही में परिवर्तन होना, ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज होने के साथ साथ इरिवर्सिबल चेंज भी है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है W इज अ केमिकल सब्सटेंस used in antacids as well as cleaning and baking product। जो W है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल एंटासिड्स में होता है, देन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होता है, बेकिंग प्रोडक्ट्स में भी होता है। इट्स केमिकल नेचर इज डैश। इसका जो केमिकल नेचर है वो डैश है। व्हेन टर्मरिक सोल्यूशन इज एडेड टू X, तो जैसे ही हम टर्मरिक सोल्यूशन X में ऐड करते हैं, इट टर्न्स वाइट। तो इसका जो कलर है ये वाई में बदल जाता है। द कॉमन नेम ऑफ W इज Z, और जो कॉमन नेम है W का वो है Z। हमको यहाँ पर W X Y Z जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे बड़ा क्लू यहाँ पर हमको मिल रहा है वो है बेकिंग प्रोडक्ट्स में जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। हमारा जो W है वो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नेचर है वो बेसिक होता है। ठीक है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो जैसे ही ये टर्मरिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी, टर्मरिक सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेडिश, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्मरिक सोल्यूशन अपना कलर बदल देती है जब वो बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है। और कौन सा कलर देती है? रेडिश कलर देती है। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? वो है बेकिंग सोडा। वो है बेकिंग सोडा। तो ये बन जाता है हमारा Z। हमको हमारा W X Y और Z मिल गया, बस हमको मैच करके देखना है कि किस ऑप्शन में ये दिया गया है। W है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक। ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया क्योंकि इसमें एसिडिक बोला है। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है कि जो W है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर जो X है वो है बेसिक, Y जो है वो है रेडिश और Z जो है वो है बेकिंग सोडा। सही उत्तर हुआ थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरसेस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। वायरसेस के बारे में ABCD के तौर पर 4 स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। उनमें से वायरस के बारे में जो सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको हमको चुनना है। तो पहला वाला है दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो बात सही है। तो ये असेलुलर होते हैं, इनकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। असेलुलर होते हैं कौन? वायरसेस। दे कंटेन DNA और RNA, तो ये बात भी सही है कि उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो DNA हो सकती है या फिर RNA हो सकती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया। और नेक्स्ट बताया गया है दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, तो ये बात भी गलत है क्योंकि वायरसेस जो है वो अपने आप ही
अपने नंबर्स को बढ़ा नहीं पाते, उसके लिए उनको होस्ट की बॉडी में एंटर करना होता है और होस्ट की जो सेल की मशीनरी है उसको वो हाईजैक करके फिर वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जो वायरसेस के बारे में सही स्टेटमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, वो है ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सो जो सिस्मोग्राफ है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल होता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करना। सिस्मोग्राफ मेनली कंसिस्ट ऑफ अ, सो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पर ये सिस्मोग्राफ और अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन हुई है, सो आपको पता होना चाहिए कि सिस्मोग्राफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, ठीक है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कंपमान क्षण होती है भूकंप लेखी में। सो आगे बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन में, जो कि एक मैच द फॉलोइंग है। हमको कॉलम 1 में ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनका वो बताया गया है। सो हमको इसे मैच करना है और बाद में देखना है किस ऑप्शन में सही मैचिंग दी गई है। सो अगर हम बारी बारी से स्टार्ट करें तो जो अर्थवॉर्म है उसकी मॉइस्ट स्किन होती है जिससे वो रेस्पायर करता है, तो ए चला जाएगा स्किन के साथ। कॉकरोच जो है जो कि इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में ट्रेकियल सिस्टम होता है, तो ये चला जाएगा बी के साथ। डॉल्फिन जो है जो कि एक मैमल है और मैमल में लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो ये चला जाएगा सी के साथ। और स्नेल में गिल्स होते हैं, तो ये चला जाएगा डी के साथ। तो अगर हम देखेंगे ए 2 के साथ जा रहा है जो कि 2 ऑप्शन में है, ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन हम क्रॉस कर देते हैं। फिर बी जा रहा है 3 के साथ जो कि यहाँ पर है, फिर सी जा रहा है 4 के साथ, तो यहाँ से ये क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A2, B3, C4 एंड D1। सो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं हम 7th क्वेश्चन में। यहाँ पर हमसे कहा गया है द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रॉड एंड देन इनटू एयर एंड बैक इनटू वाटर। सो क्या हो रहा है कि जो साउंड है यानी कि जो ध्वनि है वो क्या कर रही है, वो पानी से आयरन रॉड की तरफ ट्रैवल कर रही है, फिर आयरन रॉड से वो हवा में जा रही है, फिर हवा से दोबारा वो पानी में आ रही है। द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली, तो ये ऐसे वो जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आते हैं लिक्विड्स और फिर आते हैं गैसेस, ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है सबसे पहले वो कहाँ से कहाँ गया, वो गया वाटर से आयरन रॉड में। नाउ वाटर इज अ लिक्विड एंड आयरन रॉड इज अ सॉलिड। सो अभी ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पीड में इंक्रीज आएगी, ठीक है। फिर वो क्या किया, फिर वो गया आयरन रॉड से एयर में, ठीक है। सो आयरन रॉड क्या है, वो है सॉलिड और एयर है वो है गैस। सो सॉलिड में ज़्यादा स्पीड होती है, बट अभी वो एयर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, वो एयर से जा रहा है वाटर में। सो एयर तो गैस है और वाटर क्या है, वो है लिक्विड। सो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में जो स्पीड होती है साउंड की वो बढ़ जाती है। सो अगेन क्या होगा, यहाँ पर जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। सो कहाँ पे दिया गया है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, जो कि है थर्ड वाले ऑप्शन में। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट रिस्पॉन्स। सो असर्शन और रीजन के फॉर्म में हमको स्टेटमेंट्स दी गई है और पढ़ के हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। असर्शन में कहा गया है देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार। सो ये जो असर्शन है ये गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार रेस्ट पे है, जो कार रुकी हुई है, उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। ये बात गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट इज एट रेस्ट, then the frictional force that is acting on that object is static friction. static friction. कोई भी वस्तु अगर मूव नहीं कर रही है, मतलब वो रेस्ट पे है, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट करती है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये बात तो गलत है कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है. रीजन में बताया गया है फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. जो बात अगेन गलत है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एक्ट नहीं करती, वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है उन पे भी एक्ट करती है. सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. बोथ ए एंड आर फॉल्स. ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है रीना टेक्स अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक्स 3 आइडेंटिकल होल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बॉटल. सो रीना ने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया. तो मैं बॉटल तो ड्रॉ नहीं कर रही, मैं एक ऐसा ही नॉर्मल प्लास्टिक का कंटेनर इस टाइप से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. सो उसने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया और उसने एकदम सेम साइज के छेद किए एट डिफरेंट लेवल्स. शी फिल्स द बॉटल एंड ऑब्जर्व वाटर फ्लो. अब वो क्या करती है, वो बॉटल में पानी भर रही है और वाटर किस तरीके से बाहर निकल कर आ रहा है उसको वो ऑब्जर्व कर रही है. होल्स को ना मैं एक अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको पानी का जो डैश डैश है और जो होल्स है उसमें फ़र्क समझ में आए. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस इज करेक्ट. सो कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस के बारे में. तो अगर आपने जो चैप्टर है उसको ठीक से पढ़ा होगा तो आप क्या जानते हैं कि जो सबसे ऊपर का होल होगा वहाँ से पानी कम फोर्स में निकलेगा और कम दूरी तय करेगा. ठीक है, फिर बीच वाले से जो पानी का फोर्स होगा वो ऊपर वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वो थोड़ा ज़्यादा दूरी तय करेगा. और जो बॉटम में होल है वहाँ पर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से जो पानी है वो सबसे ज़्यादा फोर्स में निकलेगा और वो ज़्यादा दूरी तय करेगा. तो ये जो चीज़ है, कैसे पता चले कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा फोर्स से पानी निकलेगा, तो उसके लिए आपको क्या समझना है कि देखिए ये जो पानी है इसके मल्टीपल लेयर्स है, बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं. ठीक है, तो जो बॉटम लेयर होता है, ये जो बॉटम लेयर होता है इसके ऊपर इतने सारे लेयर्स का प्रेशर होता है, जिस वजह से क्या होता है कि बॉटम ऑफ द कंटेनर में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. और प्रेशर ज़्यादा मतलब क्या, फोर्स ज़्यादा. फोर्स ज़्यादा होगा तो जो पानी है वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा फोर्स से निकलेगा और वो ज़्यादा दूरी तय करेगा. बट ऊपर वाले होल में देखिए यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ही लेयर्स का दबाव आ रहा है, कुछ ही लेयर्स का फोर्स आ रहा है. ठीक है, सॉरी, प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ से जो लिक्विड निकलेगी वो सबसे कम फोर्स से निकलेगी और वो कम दूरी तय करेगी. तो उस हिसाब से अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, द वाटर कम्स आउट ऑफ ऑल द 3 होल्स विद सेम फोर्स एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस. ये गलत बात है. यहाँ पे कहा गया है कि तीनों ही छेद से जो पानी बाहर निकलेगी वो सेम फोर्स से निकलेगी और वो सेम दूरी तय करेगी. तो ऐसा तो नहीं हो रहा है. द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल comes out with least force and falls at the minimum distance. तो ये बात सही है कि सबसे ऊपर वाली होल से जो पानी निकल कर आएगी उसकी सबसे कम फोर्स होगी और वो कम दूरी तय करेगी. थर्ड वाले ऑप्शन में कहा गया है द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम्स आउट विथ मोर फोर्स. तो कह रहे सबसे ऊपर वाले छेद से पानी जो है वो ज़्यादा फोर्स से निकलेगा, जो कि नहीं है. एंड फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये भी गलत है, और वो ज़्यादा दूरी तय करेगा. तो ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा. फोर्थ वाले में कहा गया है द वाटर फ्रॉम द बॉटम होल comes out with least force and falls at minimum distance. ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सबसे नीचे जो होल है वहाँ से जो पानी निकलेगा वो सबसे कम फोर्स से निकलेगा और वो कम दूरी तय करेगा. सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम से ऑलरेडी आपको दिखाकर समझाया हुआ है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू.
सो आउट ऑफ ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो यहाँ पर ना एक टर्म हम देख रहे हैं जो कि है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट का मतलब क्या है पहले हम समझते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। परकोलेशन रेट is equals to amount of water in ml और यहाँ पर होता है टाइम इन मिनट्स। मतलब हर एक मिनट में कितना वाटर क्रॉस कर रहा है सॉइल को, मतलब जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो कितना स्पीड में हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इन mls कितने टाइम में, यानी कि टाइम को हम मिनट्स में लेते हैं, वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है सॉइल विथ स्लो परकुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसकी परकुलेशन रेट यानी कि मिट्टी से नीचे जाने की जो रेट है वो उसकी स्लो है, तो ऐसे सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, यानी कि वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन में कहा है रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस परकुलेशन रेट। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके वजह से परकुलेशन रेट बढ़ जाती है। परकुलेशन रेट एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स है उनकी साइज कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जो फास्ट परकुलेशन रेट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो यहाँ पर कहा है कि किसी भी सॉइल की अगर फास्ट परकुलेशन रेट है, मतलब जल्दी से वो नीचे के लेयर्स में चली जाती है सॉइल के, तो यहाँ पे बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा बाय रूट्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि बारिश हुई और झट से पानी एकदम नीचे चला गया, जाके अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो कलेक्ट हो गया, तो रूट्स तो उतने डीप लेयर्स तक फैली नहीं होती। हाँ, मतलब नॉर्मल प्लांट्स के, डेजर्ट प्लांट्स के डीप रूट्स होते हैं, बट रूट्स तो उतने नीचे की लेयर तक फैली नहीं होती है कि वो वहाँ से पानी को उठा सके। तो फास्ट परकुलेशन रेट अगर होगा किसी सॉइल का, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बेटर नहीं होगा। ठीक है, सॉइल्स विच हैव लार्ज पार्टिकल साइज हैव स्लो परकुलेशन रेट, ये बात भी गलत है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल में ये जो पार्टिकल साइज होती है वो बड़ी होती है। तो सैंडी सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बड़े होते हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है। ज़्यादा गैप होने के चलते क्या होता है, पानी जैसे ही गिरता है तो वो हुश हुश करके नीचे चला जाता है, बहुत ही फास्ट चला जाता है, जिस वजह से जो सैंडी सॉइल होता है वो ड्राई होता है, हल्का होता है और वो ज़्यादा वाटर को रिटेन नहीं कर पाता। तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस सेट्स की ज़रूरत है, ताकि उनको एक आइडिया मिल सके कि सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उनको ये पता हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। तो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उनकी मदद होगी। सो ऐसे ही वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।